हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडे एकेडमी। और आज का जो ये सेशन होने वाला है आपका ऐसे क्वेश्चंस का जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो सेशन है उसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी एज वेल एज ऑन द मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री and Indo-Islamic also. In Indo-Islamic, it will be covering the Sufism topic that is included in your Indo-Islamic syllabus. और इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने वाले जो एग्जाम है बीए का एज वेल एज बीए फॉरेन लैंग्वेज का जो कि शेड्यूल्ड है 12 अप्रैल को, उसमें पूछे जा सकते हैं। ये जो सेशन होगा इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इजिली रिकॉल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है हमें यहां कराए गए थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मेन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। इससे आपको ये फायदा मिलने वाला है कि आपको अपने सिलेबस को बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर आप क्वेश्चंस देख के भी जाएंगे तो इजीली वहां जाके उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपको ये लगता है कि ये इस क्वेश्चन का रिलेवेंट आंसर तो हो ही नहीं सकते। तो इस प्रैक्टिस को आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वो आपको हमारे जेडे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल सकते हैं। So let's start today's session. ठीक है? So first we are going to discuss about Indian polity as well as history. ठीक है? बहुत सारे questions हम लोग करेंगे. Obviously we are going to deal with topic to topic. ठीक है? In a sequence. तो पहला topic जो है वो making of the Indian Constitution that starts with dual government in Bengal. ठीक है? वहां से start होता है, वहीं से हम लोग questions को start करेंगे. So the number one question is ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आपसे पूछे भी गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सिस्टम इन बंगाल वेयर द कंपनी कंट्रोल रेवेन्यू बट नॉट एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड। इस सिस्टम को हम लोग बोलते थे डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट वाज डुअल गवर्नमेंट और व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट? एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम लोग क्या करते थे कि कंपनी जो है दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास सारी पावर्स थी, सारी चीजें थी, जैसे रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रही थी, ठीक है, आर्मी को वो कंट्रोल कर रही थी, बट स्टिल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज थी कि भाई लोगों का भला होना चाहिए, ये सारी चीजें वो सबकी सब किसके सर पर थी? वो नवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे दे दी गई थी। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड। ठीक है, और ये किसने स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय Robert Clive and it was ended by Warren Hastings in 1773 after Regulating Act of 1773. ठीक है, so this was all about dual government. Coming to question number 2. ठीक है, question number 2 says that Regulating Act of 1773 made Governor of Bengal. 1773 में बहुत सारे चेंजेस हुए, उसमें एक चेंज ये भी था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको नया टाइटल दे दिया गया एंड दैट टाइटल वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले उसको सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे, नाउ ही वाज नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1773 के बाद नया एक्ट आता है दैट वाज इन पिट्स इंडिया एक्ट, और वो आता है 1784 में। क्या किया उसने? उसने दो तरीके की चीजें एस्टैब्लिश की। ठीक है, उसने क्या किया? कमर्शियल सेक्शन के जो चीजें थी उसको अलग कर दिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की जो चीजें थी उसको अलग कर दिया, एज वेल एज उसने क्या किया? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया जिसका काम क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया? अपॉइंट किया। ठीक है ना, दिस वाज डन इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। इसमें सेंट्रलाइजेशन हुआ था। क्या था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लेड टू एंड ऑफ कंपनी रूल
ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली। कंपनी जो है वो 1940 ब्रिटिशर्स जो है वो 1947 में छोड़ के गए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरी तरीके से कंट्रोल खत्म हुआ है वो 1857 में हुआ है। तो अभी तो हुआ होगा नहीं 1833 में। देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में आया है और डायआर्की जो है 1919 में आई है। तो दिस इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में ये है कि अभी हमने देखा था 1773 में गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया था। नाउ इन 1833 पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। एज वेल एज क्या किया गया, जो और हमारे पास क्या थी प्रेसिडेंसीज थी, लाइक द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एज वेल एज द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, दिस वाज डन इन 1833। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरकी इन प्रोविंसेस। ठीक है, डायरकी दो बार इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट इन 1919 जब वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, देन इन 1935 जब वो सेंटर पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है प्रोविंसेस में कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो प्रोविंसेस में जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो बेसिकली कब की गई थी, 1919 में की गई थी। डायरकी का मतलब यह है कि जब आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं, दो तरीके से आपने क्या कर दिया, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, दैट इज रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज नोन एज डायरकी। ठीक है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, it was introduced in Morley Minto reform in 1909। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, उसमें ये जो है क्या किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया। किस चीज का इंट्रोडक्शन किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का। कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर, देखो बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स जो है वो अंग्रेज हमें लाकर देते थे कि कभी कोई सा प्लान लाके दे दिया, कभी कोई सा एक्ट लाके दे दिया, बट वो कभी भी अपनी चीजों पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे। टाइम टू टाइम उनकी डिमांड्स जो है वो बदल जाती थी। तो उन्होंने फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में लागू किया, जिसके अंडर में ये प्रोविजन रखा गया दैट वी आर गोइंग टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज गोइंग टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंडियन पीपल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन की बात कही गई, दैट वाज सेट अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में आया, बेकार ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन वाज इन 1942। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, इट वाज नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑगस्ट ऑफर अगेन इट वाज सेड कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लो तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे लेंगे। इट इज अगेन नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लोग थे, पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ही वाज सचिदानंद सिन्हा। पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ये चीज याद रखना। टेम्परेरी प्रेसिडेंट वाज सचिदानंद सिन्हा। बीएन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, आई हैव टोल्ड यू दीज फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड 1947 में, जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कि हाउ इंडिया शुड लुक लाइक आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो आज का हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, वो जो है वो ड्राइव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया फोर्स में, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। ठीक है, इट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। बट इंप्लीमेंटेशन जो है वो 26 जनवरी 1950 में शुरू हुआ है, इस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 15 अगस्त ये इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। क्या है क्वेश्चन? पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्या है देखो, मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूं, पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा नहीं है। पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। बहुत बार क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा देख के इसी पे टिक लगा देते हैं। नाउ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में और अभी की जो स्ट्रेंथ है उसमें फर्क होता है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब कितनी मैक्सिमम हो सकती है, तो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की वो 550 है। ठीक है, बट एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 543 है। इट कुड बी 550। ठीक है, अभी क्या है देखो, 543 स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 543, बट वो 550 सकती है मैक्सिमम। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। कहीं कहीं अगर आप 552 देखो तो ये गलत है, अब 552 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो 2 सीट्स थी एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व, वो अब क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट इज राज्यसभा। क्या है देखो, राज्यसभा इज द ओनली हाउस जो परमानेंट रहता है हमेशा। ठीक है, कैसा हाउस है, परमानेंट है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा क्या है, लोकसभा 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है लोकसभा का, 5 इयर्स, बट राज्यसभा का ऐसा कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है, इट इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर। ठीक है, क्योंकि उसके जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 इयर्स, तो वो साइकिल बनती है उसकी, और वो कंटिन्यूटी क्या करता है, देता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंडिया की। ठीक है, तो इट इज ए परमानेंट हाउस। कमिंग टू नेक्स्ट, मैक्सिमम एज फॉर लोकसभा मेंबरशिप। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मैक्सिमम एज है दैट इज 25 इयर्स। ठीक है, दैट इज 25 इयर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ इलेक्शन टू राज्यसभा। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है डायरेक्टली वोट किया जाता है, हम सब आप लोग जाके अपना अपना वोट डालते हैं, बट राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, मींस क्या है कि हमने स्टेट्स के एमएलए चूज कर रखे हैं, स्टेट्स के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चूज कर रखे हैं, वो इनडायरेक्टली किसको चूज करेंगे, राज्यसभा के एमपीज को चूज करेंगे। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यस, कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज 0R? 0R क्या है देखो, बेसिकली 0R में क्या होता है कि कोई भी ऐसा मेथड उठाया जाता है। ठीक है, किसमें कि भाई क्वेश्चन आर हुआ, उसके बाद क्या होता है, कोई भी पब्लिक मैटर है जिसपे अर्जेंट हियरिंग चाहिए या अर्जेंट क्या चाहिए, गवर्नमेंट का ध्यान क्या करना है, गवर्नमेंट को ध्यान दिलाना है कि ये चीज जो है हमारी कंट्री में क्या चाहिए, गवर्नमेंट का ध्यान वहां पे अट्रैक्ट करवाना है हमें, तो उस चीज को, उस सेशन को हम क्या बोलते हैं, या उस आर को क्या बोलते हैं, 0R। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आर क्या होता है, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लिया, बट देयर आर समथिंग दैट नीड्स एन अर्जेंट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको आप किस तरीके से रेज कर सकते हैं उस इश्यू को, यू कैन रेज दैट इश्यू यूजिंग 0R। ठीक है, नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या होता है, देखो बेसिकली जब हमें गवर्नमेंट में कोई भी विश्वास नहीं रह जाता, ठीक है, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता, वी फील लाइक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हित की बात नहीं कर रही है या लोगों के जो इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं कर रही है, दैट मींस गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, इट इज नॉट वर्किंग एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जो अपोजिशन है वो क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो दैट लेड टू द फॉल डाउन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे गिर जाती है। ओके, coming to next set of question, council of minister is collectively responsible to, always remember जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस स्टेटमेंट पे बेस्ड है। क्या है, कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, देन इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा।
क्यों? क्योंकि हमने अपने जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब के सब कहाँ भेजे हैं? हमने भेजे हैं लोकसभा में, ठीक है? तो हमारी आवाज उठाने वाले लोकसभा में बैठे, और अगर ये मिनिस्टर्स हमारी आवाज उठाने वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो दैट मीन्स हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो डेमोक्रेसी का जो बेडरॉक है, ठीक है, जो पिलर है, वो यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रिस्पॉन्सिबल लेनी चाहिए, किसके लिए? लोकसभा के लिए। ओके, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, मिनिस्टर्स जितने भी मिनिस्टर्स हैं थ्रू आउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर होंगे, चाहे वो किसी भी पोस्ट के हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो इंडिपेंडेंट चार्ज के, या होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, सब के सब दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? What could be the maximum strength of Council of Minister? तो ये जो है वो लागू कर दिया गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद ये फिक्स कर दिया गया है कि 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। इसका मैं रीजन आपको क्लास में बता चुका हूं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन मेंबर कैन बी ए मिनिस्टर फॉर, लेट्स से मैं ये मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा लीडर है किसी भी पार्टी का और वो इलेक्शन हार गया समहाउ, ठीक है? इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो हार गया, बट उसकी काफी ज्यादा अपील है पॉलिटिकल पार्टी में, उसी पॉलिटिकल पार्टी की क्या बन जाती है? गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो आदमी मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है? तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी मिनिस्टर बन जाए, बशर्ते उसको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों हाउसेस में से किसी न किसी एक हाउस का मेंबर जरूर बनना होगा, ठीक है? तो ही कैन बी ए मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसको मेंबर बनना जरूरी है, अगर वो नहीं बनेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। आर्टिकल 88 गिव्स मिनिस्टर द राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेस। देखो, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका ये राइट है कि वो राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस हाउस के मेंबर है, ठीक है? सपोज दैट मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं लोकसभा का मेंबर बन गया और मैं मिनिस्टर भी हूं, इसका मतलब यह है कि मैं राज्यसभा में भी बोल सकता हूं, मैं लोकसभा में भी बोल सकता हूं, ऑल्दो मैं जो मेंबर हूं वो किसका हूं? मैं मेंबर लोकसभा का हूं, बट एज पर आर्टिकल 88 मैं दोनों हाउसेस में बोल सकता हूं, बीइंग अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मनी बिल इज डिफाइंड अंडर, ठीक है? मनी बिल इज डिफाइंड अंडर, तो हम लोगों ने पढ़ा था मनी बिल जो है वो किस में डिफाइंड है? मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में डिफाइन किया जाता है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज जो टैक्सेशन हो, गवर्नमेंट बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इफेक्ट डालती हुई कोई भी चीज होगी, दैट इज कंसीडर्ड अंडर मनी बिल एंड इट इज बीइंग डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मूव करते हैं। मनी बिल जो है वो कैन बी इंट्रोड्यूस इन, तो आपको ये पता होना चाहिए मनी बिल जो है उसके रिगार्डिंग लोकसभा की कुछ स्पेशल पावर्स हैं। क्या स्पेशल पावर्स हैं? कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरी पावर यह है कि मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा की कोई भी बात लोकसभा माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तीसरी पावर यह है कि राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक डिले कर सकता है मनी बिल को। 14 डे के बाद अगर राज्यसभा ने बिल नहीं भेजा लोकसभा में तो ये मान लिया जाता है कि वो राज्यसभा से पास हो गया है, ठीक है? देयर आर सम स्पेशल पावर्स, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है? राज्यसभा का रोल क्या है? अगेन सिर्फ और सिर्फ वो रिकमेंड कर सकता है, वो भी रिकमेंडेशंस उसकी मानी जाए या नहीं मानी जाए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द राज्यसभा। रिकमेंडेशन राज्यसभा ने मानी सो गुड, नहीं मानी सॉरी रिकमेंडेशन राज्यसभा की लोकसभा ने मानी सो गुड, नहीं मानी कोई बात नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर राज्यसभा इन ए मनी बिल, दैट इज राज्यसभा कितने दिन के लिए मनी बिल को रख सकता है? देन देयर इज अ टाइम लिमिट एंड दैट टाइम लिमिट इज ऑफ 14 डेज ओनली, ठीक है? 14 दिन तक आप क्या कर सकते हैं? राज्यसभा वाले मनी बिल को अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद से उनको क्या करना पड़ेगा? उस मनी बिल को वापस भेजना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है? नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, स्पीकर सर्टिफाइज ए मनी बिल, ठीक है? दिस इज ट्रू और फॉल्स। ऑफ कोर्स लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना ठप्पा लगाएगा, मोहर लगाएगा, स्टैंप लगाएगा दैट दिस इज कंसिडर्ड अंडर मनी बिल, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर बिल जो है मनी बिल हो जाता है,
तो दिस इज द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ मनी बिल, नो, प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल को कभी रिटर्न नहीं करता। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी मनी बिल होगा वो प्रायर रिकमेंडेशन के साथ आएगा, किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ऑब्वियसली कोई चीज अगर आपकी प्रायर रिकमेंडेशन के साथ आई है तो वो वापस आप कैसे भेज सकते हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट अलाउड टू रिटर्न द मनी बिल। नेक्स्ट इज बजट इज फॉर्मली कॉल्ड, ठीक है। फॉर्मली बजट को क्या बोलते हैं, देखो बजट जैसा कोई भी वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट को क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बजट हैज बीन कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसमें, अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 112 में बजट को कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं भी ये आए कि बजट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड बजट जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। इंस्टीड क्या मेंशन्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसमें, आर्टिकल 112, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर, बहुत सारी तीन तरीके की इमरजेंसीज है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, then there is state emergency or the president rule, and the third one is financial emergency. नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंडर में आती है, ओके। और किस किस कंडीशन में लगाई जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। तीन वजह है जिसकी वजह से आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। ये पूरी कंट्री में लगाई जा सकती है या फिर अफेक्टेड एरिया में लगाई जा सकती है, नॉट नेसेसरली कि हर बार पूरी कंट्री में ही लगाई जाए। जो एरिया अफेक्टेड है सिर्फ उस एरिया में भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 352, बेस्ड ऑन आर्टिकल 352, which is not a ground for national emergency. Of course, आपको पता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये तीनों है, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर। नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन, एक महीने के अंदर अंदर आपको नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। किससे, दोनों हाउसेस से, दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो है इसको अप्रूव करेंगे बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी से उसको क्या करेंगे, पास कराना होगा आपको दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बट जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, जो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। 20 और 21 तो सस्पेंड होते ही नहीं है, चाहे फंडामेंटल, ठीक है, चाहे इमरजेंसी ऑपरेशन में है या नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी तब भी 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी हमारी फ्रीडम्स हैं वो फौरन के फौरन क्या कर दी जाएगी, दे आर गोइंग टू बी curtailed, they are going to be curtailed, ठीक है, they are going to be curtailed, okay। next coming to प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, बेसिकली कोई स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रही है तो गवर्नर ये रिपोर्ट भेजता है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लगा दो, प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रूल थ्रू गवर्नर। और ये कब होता है लागू, ये तब लागू होता है जब कोई भी स्टेट, ठीक है, कोई भी राज्य कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रहा होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है हमारे, और इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 3 साल तक हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब यह है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के पास, आपकी कंट्री पर इतने पैसे नहीं है कि वो सबकी सैलरीज चुका सके, आपके एक्सपेंसेस को बेयर अप कर सके। ये सारी चीजें क्या करती है, दिवाला बना देती है, ठीक है, बैंकरप्ट कर देती है कंट्री को। उस दौर में आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हो, आप पे कट कर सकते हो, आप सैलरीज को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आती है आर्टिकल 360 में, ठीक है। और ये जो है सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सीएजी से रिलेटेड है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है 148 में मेंशन किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या फंक्शन होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे अकाउंट्स को क्या करता है, ऑडिट करता है, ठीक है, लुक आफ्टर करता है, एज वेल एज स्टेट्स के भी अकाउंट्स को लुक आफ्टर करता है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अकाउंट्स को लुक आफ्टर करता है, या प्रेसिडेंट उसे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि भाई इसके अकाउंट्स भी ऑडिट कर दो, तो वो उनको ऑडिट करता है। तो दिस इज द रोल ऑफ CAG एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 148। कमिंग टू 47, ऑफ कोर्स कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी उसका जो चेयरमैन होगा या हेड होगा, ठीक है, तो वो कौन अपॉइंट करेगा? इट इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, it is going to be appointed by President of India. Next is Election Commission of India comes under which article? I have told you earlier also, Election Commission of India जो है वो आर्टिकल 324 के अंडर में आता है। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, किसको कौन सा सिंबल मिलना चाहिए, कब इलेक्शन कराने हैं, ठीक है, किस पार्टी को कितना फंड जो है खर्च करना, ये सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324। कमिंग टू नेक्स्ट, यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस आर्टिकल में आती है? ये 315 में आती है, 315। जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं हमारी कंट्री में, यहाँ पे ग्रुप बी सर्विसेज के जो लोग हैं वो रिक्रूट करने का जो क्या है जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है वेरियस फॉर्म्स में, उसके ऊपर है, ठीक है। दिस इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कम्स अंडर आर्टिकल 315। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है, मैंने आपको बताया था क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका सबका क्या है, 6 इयर्स का टेन्योर है, एक्सेप्ट फाइनेंस कमीशन, F फॉर 5, F फॉर फाइनेंस। तो फाइनेंस कमीशन इज द ओनली बॉडी जिसका टेन्योर 5 इयर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है, ठीक है, ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है। तो क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर, ठीक है। ही इज नॉट अ जज, ही इज नॉट एन एमपी, ही इज नॉट अ गवर्नर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला वकील अटॉर्नी जनरल कहलाता है। अगेन ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वाज established by the act of parliament of India in 1993, ठीक है। कोई भी बॉडी जो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुई है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट की वजह से बनी है या पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके बनाई है, दैट बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो NHRC क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नाउ NHRC के पास कुछ पावर्स है, ठीक है, वो पावर्स किस फॉर्म में आती है, एक सिविल कोड के फॉर्म में निकल कर आती है। NHRC का काम ये होता है कि कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसे लुक आफ्टर करता है NHRC, ठीक है। और अगर कोई इंसान उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो उसको NHRC जो है बीइंग ए सिविल कोड की पावर पोजेस करने के पर्पज से क्या करती है, उसको क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है या रिकमेंड कर सकती है कि इस आदमी को ऐसा पनिशमेंट दिया जाए। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नीति आयोग, ठीक है। अर्लियर इट वाज नोन एज प्लानिंग कमीशन, बट in 2015 its name was changed to नीति आयोग, ठीक है। तो ये कब बना था, 2015 में नीति आयोग बना था। इट इज सिमिलर, इट हैज ईच एंड एवरीथिंग सिमिलर टू प्लानिंग कमीशन, ठीक है, बस नाम बदल गया इसमें, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैंने बताई दिया आपको, नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। ओके, आगे आते हैं हम लोग। बात की गई है मेन गवर्नमेंट अकाउंट इज, देखो बहुत सारे हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं। अब आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि भाई टैक्सेस का पैसा जाता कहां है, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स हैं, लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है मेन गवर्नमेंट अकाउंट इज, तो जो हम पे टैक्सेस लगते हैं उसका पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है ना।
तो मेन गवर्नमेंट अकाउंट क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स, देखो कोई भी ऐसी चीज जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की हेल्थ पर क्या डालेगी? इफेक्ट डालेगी। दैट इज कोई भी ऐसी चीज जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात करेगी, उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के वो चीज नहीं निकल सकती। अगर आपको 1 रुपया भी निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तब आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती है, गवर्नमेंट हम पे जो भी खर्चा करती है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, वो पैसे जो है वो किसके फॉर्म में लाती है? गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स के फॉर्म में लाती है, बजट के थ्रू वो पेश करती है। ठीक है, जब वो चीज अप्रूव हो जाती है, पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाता है, तभी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च कर पाएगी, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, नाउ पब्लिक अकाउंट कंटेन्स, पब्लिक अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं? ना ही उसमें इमरजेंसी फंड है, इसमें कंटिंजेंसी फंड में आता है। ठीक है, ना ही गवर्नमेंट की इनकम से कंसोलिडेटेड फंड्स में आता है। डिफेंस फंड्स नो। क्या आता है? देखो, मनी हेल्ड फॉर अदर्स। ठीक है, दूसरे लोगों के लिए जो पैसा बचाया हुआ है वो क्या है? हमने इंटरेस्ट देना है, किसी को उधार पैसा देना है, दैट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक अकाउंट। ठीक है, कंटिंजेंसी फंड जो है वो इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, नाउ कमिटीज जो है उस पर आके बात करते हैं। कौन कौन सी कमिटीज है? लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एक कमिटी होती है। कौन सी होती है? एस्टिमेट कमिटी, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स आते हैं लोकसभा से। इट इज द लार्जेस्ट कमिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, इस कमेटी का काम क्या होता है? जितने भी फंड्स हैं उसको एग्जामिन करना। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स को कितने कितने पैसे चाहिए और क्या क्या जरूरत है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, पंचायती राज का क्या काम है? ऑब्वियसली पंचायती राज सिस्टम जब लाया गया था तो उसका काम डिसेंट्रलाइजेशन का था। हमें उस सेक्शन को पावर पहुंचानी थी जो कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। लाइक जो गांव के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जमीन से कनेक्ट करते हैं। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया 1992-93 में। दो तरीके के एक्ट पास किए हमने, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हम लोग क्या लाए? पंचायती राज को हमने क्या किया? मजबूत किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ठीक है, उसका मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन करना। ओके, कमिंग टू 62, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 243 में मिलता है आपको। ठीक है, नाउ बेसिक यूनिट क्या है? ग्राम पंचायत है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। देन एट टाउन लेवल वी हैव ब्लॉक समितिज और मंडल समितिज, देन वी हैव जिला पंचायत। ठीक है, फिर हम दूसरे सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं जो अर्बन में है। ठीक है, उसमें हमें मिलती है म्यूनिसिपैलिटीज एज वेल एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एज वेल एज जिला परिषद। ठीक है ना, कमिंग टू 64th क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा गया है? फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है ग्राम सभा को। व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? विलेज में जितने भी ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स बने हुए हैं, जिन्होंने 18 इयर्स ऑफ एज पास कर ली है, वो सब जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, तो हर वो आदमी जो 18 साल की उम्र क्या कर चुका है? अटेन कर चुका है और एज ए रजिस्टर्ड वोटर रजिस्टर करा चुका है, तो वो क्या बनेगा? ही इज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, और जब इतने छोटे लेवल पे आपने सबको इंडक्ट कर लिया, दैट मीन्स यू हैव मेड फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। कमिंग टू 65th क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू व्हिच ईयर? तो ऑफ कोर्स मैंने भी बताया आपको, हम लोगों ने 73rd किया 1992 में और 74th किया 1993 में। दो एक्ट लाए हम लोग। 73rd में हमने क्या किया? जो हमारी रूरल लोकल बॉडीज थी, लाइक जो हमारी ग्राम पंचायत है, ठीक है, उन सबको हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। एंड इन 74th हमने किसको किया? 1993 में हमने अर्बन लोकल बॉडीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, डिफरेंट मेजोरिटीज के बारे में बात करते हैं। देखो, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, उनमें से जो भी मेजोरिटी बनेगी। लेट्स से 10 लोग बैठे हैं, 6 लोगों की मेजोरिटी जो होगी वो मेजोरिटी होगी। ठीक है,
6 लोगों ने किसी चीज के फेवर में वोट कर दिया, दैट मीन्स वो मेजोरिटी हो गई, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। जितने लोग प्रेजेंट हैं और उसमें जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी क्या है, 100 लोग हैं तो 51 पे मेजोरिटी हो गई। समझ आया? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 वोट, दैट इज गोइंग टू बी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अगली चीज क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो क्या होती है, टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी होती है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग वोट करेंगे, हमें ये बताओ टोटल मेंबरशिप क्या है। टोटल मेंबरशिप लोगों ने बताया 100 है ना, तो मैं कहूंगा 51 लोगों पे मेजोरिटी है। अब वो कहेंगे कि सर आए तो 80 है, मैं कहूंगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, 80 आए हैं, 60 आए हैं, 70 आए हैं, 100 लोगों की मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेंबरशिप है अगर, तो उसकी मुझे क्या है, मेजोरिटी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने वोट हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जो मेजोरिटी आएगी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या आएगी, टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी आएगी, ठीक है ना, टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने बैठे हैं और कितने वोट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव मेजोरिटी। देखो इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी में ये होता है कि माना मेरे पास जो है वो 100 सीटें हैं, बट ड्यू टू सम रीजन मैं 2 सीटों पे क्या है, चुनाव नहीं करा पाया, इलेक्शन नहीं करा पाया, तो वो सीटें वैकेंट हो गई, तो मैं क्या करूंगा, उन सीट्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब मैं कहूंगा 98 की मेजोरिटी निकाल के दे दू मुझे, 98 में जो भी मेजोरिटी होगी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में हम लोग जो है वैकेंट सीट्स को कंसीडर करके नहीं चलते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमेंडमेंट। जो भी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अंडर आर्टिकल 368 किया जाता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। 70 क्वेश्चन पे आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किससे डील करती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डील करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कीपिंग इन माइंड that they cannot change or they cannot alter the basic structure of the constitution. ठीक है, this doctrine was given by Supreme Court in a famous judgment and the name of that judgment or the case was केशवानंदा भारती केस। ठीक है, अब आप कहेंगे सर व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। इंस्टेड विद कमिंग ऑफ द केसेस, नंबर ऑफ केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस को क्या बनाया, एक तरीके से लेडर स्टेप बनाते हैं। ठीक है, कि भाई ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लाइक सेकुलरिज्म, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कोई एक तरीके से उन्होंने नोट डाउन नहीं किया। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन के बारे में जब भी आए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में की गई थी, केशवानंदा भारती केस में की गई थी 1973 में। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इट इज गोइंग टू डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज। देखते हैं क्या क्या ड्यूटीज है हमारे। देखो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो है स्टार्ट की गई एंड द नेम ऑफ दैट कमिटी वाज स्वर्ण सिंह कमेटी, और यू कैन से स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशंस पे क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 1976 में। तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं है। जब भाई जाहिर सी बात है अमेंड की गई है, अमेंडमेंट से ऐड की गई है, तो ए लगा हुआ होगा, दैट इज पार्ट 4A। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन कहता है एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, तो दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है वो उसमें भी ए लगा हुआ होगा। कोई भी चीज जब अमेंडमेंट से ऐड की जाती है तो उसमें ए लग जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो आर्टिकल जो है 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज का। वन मोर थिंग, इनिशियली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट इन 2003 एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, तो नाउ द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज टोटल 11। ठीक है, अब कितनी ड्यूटीज हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, दे आर इंस्पायर्ड बाय द
यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, सम पार्ट फ्रॉम सूफिज्म, लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कुछ क्वेश्चंस जो है वो सूफिज्म से भी होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज सूफिज्म प्राइमरीली एम्फसाइजेस ऑन। ठीक है, तो आज जब सूफिज्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये स्पिरिचुअलिटी की जो है थिंकिंग पैदा होती है, एक ऐसी थिंकिंग पैदा होती है जो डिवोशन टुवर्ड्स गॉड के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पावर नो, मिलिट्री नो, देन इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। ठीक है, इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो आपका होना चाहिए, दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सूफिज्म। ठीक है, सेकंड, सूफी टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, देखो सूफी टर्म बनी है, एक वर्ड होता है सूफ, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है, वूल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक मोटा ऊनी कपड़ा, जो कौन पहना करते थे, सूफी सेंट्स पहना करते थे। ठीक है, जो मॉइस्चर से जो अय्याशियां फैली हुई थी उससे दूर हटने के लिए, कहीं दूर दराज के इलाकों में मेडिटेशन के लिए या खुदा के नजदीक जाने के लिए अपनी क्या किया करते थे, वो अपना मेडिटेशन कर रहे हैं या खुदा से नजदीक होने के लिए अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सूफ का कपड़ा पहना करते थे, तो सूफी जो वर्ड है वो उसी से बना है, सूफ। ठीक है, सूफ मीनिंग वूल। पीर, आपको पता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीर मुरीदी इन सूफिज्म। पीर का मतलब होता है टीचर और स्पिरिचुअल गाइड। ऑन द अदर हैंड मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल। ठीक है, क्या मतलब होता है, मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल। ठीक है, वहदतुल वजूद, दिस वाज अ थ्योरी व्हिच वाज प्रोपाउंडेड बाय इब्नुल अरबी। ठीक है, इसने इब्नुल अरबी ने जो है वहदतुल वजूद की जो है थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सूफिज्म एंड दैट डील्स विद चिश्ती ऑर्डर ओरिजिनेटेड इन। ठीक है, we have studied four silsilas, like we have studied Chishtiya silsila, we have studied about Naqshbandi silsila, we have studied about Qadriya silsila। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है शतारी सिलसिला we have studied about। ठीक है, सोहरवर्दी सिलसिला we have studied about। 4 से 5 सिलसिला हमने पढ़े हैं। चिश्तिया ऑर्डर जो है वो कहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, इनिशिएट कहाँ हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, देन इट वाज इनिशिएटेड और ओरिजिनेटेड इन अफगानिस्तान। वहां से जो है अफगानिस्तान से चल के विद द हेल्प ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इट केम टू इंडिया। ठीक है, तो अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेटल्ड एट, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम अलोंग विद मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ही सेटल्ड एट अजमेर। ठीक है, उनकी दरगाह भी वही है, तो वहां पर आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सेटलमेंट्स मिल जाएंगे। वहां पर उनके करामात जो उन्होंने किए हैं बीइंग ए सेंट, वो आपको वहां पे उनके बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है ना। लंगर इन खानका रेफर्स टू, ऑब्वियसली क्या है, कम्युनिटी किचन होता है। लंगर मतलब कम्युनिटी किचन, कि वहां पे एक तरीके से खाना बंटता रहता है, किसके लिए, डिसाइपल्स के लिए, लोगों के लिए लगातार वहां पे खाना बनता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डील्स विद वास्को डी गामा रीच्ड इन इंडिया। वास्को डी गामा जो है वो 1498 में इंडिया में आया। किसके साथ आया था वास्को डी गामा जो है वो, माजिद अली नाम का, ठीक है, एक क्या था, माजिद नाम का एक पायलट था शिप का, जो उसको लेकर आया, किंग जेमोरिन से मिलाया उसने कैलिकट में। ठीक है ना, तो कैलिकट ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड इट। ब्लू वाटर पॉलिसी, नेक्स्ट जो है वो पोर्तुगीज गवर्नर आता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वो लाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, व्हाट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी ऑल अबाउट। क्या था कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी में कि भाई पॉलिसी जो चलेगी वाटर में वो सिर्फ मेरी चलेगी, अगर कोई इसमें ट्रेड करेगा तो वो मुझे टैक्स देगा, है ना, क्योंकि मेरा कंट्रोल है वाटर पे। तो ये जो पॉलिसी लाया, कौन लाया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ठीक है। Goa was captured by another Portuguese governor who captured Goa, and the name of that governor was Alfonso de Albuquerque in 1510. He captured it from one of the ruler of Bahamani kingdom. ठीक है। Dutch East India Company was formed in, ये इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। ठीक है, यस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें दी हुई हैं हमें, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट चार्टर है। ठीक है, चार्टर मतलब उनको ये परमिशन मिल गई बाय क्वीन एलिजाबेथ कि आप जो है वो ईस्ट इंडीज में जाके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट ऑफ यू कैन से मर्चेंट ऑफ उनका नाम था कि ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, मर्चेंट ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में इनको चार्टर दिया था। चार्टर बेसिकली लाइसेंस दिया था कि आप जाके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर इन इंडिया। ठीक है, तब अकबर का रूल चल रहा था इंडिया में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो कहां पे बनी थी? मसूलीपट्टनम में बनी थी। ऑल्दो दे वांटेड टू सेट अप द फैक्ट्री एट सूरत बट दे वर डिनाइड द परमिशन बाय जहांगीर, सो दे एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो जो है वो जहांगीर के टाइम में आया था। ठीक है, बहुत मिन्नतें की उसने कि भाई मुझे फैक्ट्री बना दे तो सूरत में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ये सिर्फ एमसीक्यूज इसलिए लाए गए हैं ताकि आप लोगों को ये सब चीजें रिकॉल हो सके। ठीक है, नाउ पॉलिसी ऑफ अकबर रिगार्डिंग राजपूत। तो अकबर की दोनों पॉलिसीज थी। पहली पॉलिसी ये थी कि प्यार से मान जाओ, अदरवाइज फोर्स से मानना पड़ेगा। ठीक है, बोथ कंसिलिएशन प्लस फोर्स। ठीक है, या तो आप क्या कर लो, मेरी सुज़ेरेनिटी को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये मान लो कि मैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, मेरे अंडर में रह के राज करो, या फिर अगर ऐसी बात नहीं मानते हो तो देन आई एम रेडी टू फाइट विद यू। उसने बहुत सारे फोर्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, तबाह की, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और फिर चित्तौड़ का फोर्ट जो है वो उसने क्या किया, तबाह किया। ठीक है, देन ऑफ कोर्स मेड़ता उसने तबाह किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अकबर ने क्या की, उनको जबरदस्ती से कैप्चर किया, और जो लोग कंसिलिएशन से माने कंसिलिएशन से मान गए। ठीक है, फर्स्ट राजपूत टू सबमिट टू अकबर वाज राजा भरमल ऑफ अम्बेर। ठीक है, राजा भरमल ने क्या किया, अपनी डॉटर के साथ शादी करा दी, हरकाबाई। ठीक है, अकबर की। ठीक है ना, मैट्रिमोनियल अलायंसेस वी हैव स्टडीड। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी किससे हुआ था? महाराणा प्रताप से हुआ था 1576 में। ठीक है, राणा प्रताप फाउट अगेंस्ट अकबर ऑफ कोर्स इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी इटसेल्फ। ठीक है, अकबर वाज बोर्न इन कहां पे? उमरकोट सिंध। व्हेन हुमायूं वाज इन एग्जाइल। ठीक है, तब अकबर पैदा हुए थे। हुमायूं कहां थे? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बाहर निकाल दिया था इंडिया से मार के। तो हुमायूं वाज रोमिंग हियर एंड देयर, तो एट ए प्लेस कॉल्ड उमरकोट, और यू कैन से अमरकोट है बेसिकली। ठीक है, सिंध मॉडर्न डे पंजाब, वहां पे वो पैदा हुए थे 1542। बैरम खान कौन था? ही वाज द रीजेंट ऑफ अकबर, वी ऑल नो। ठीक है, अकबर का क्या था? सेनापति था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू, इट वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड हेमू। हेमू वाज डिफीटेड बाय, भाई अकबर ने सबको हराया तो हेमू क्या चीज है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड रणथंबोर इन 1301। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर कब कैप्चर किया? 1301। देन मलिक कफूर लेड कैंपेन्स टू साउथ इंडिया में। मलिक कफूर ने कैंपेन्स को लीड किया था। मलिक कफूर को क्या बोलते हैं? हजार दीनारी। ठीक है, एक और नाम है मलिक कफूर का, हजार दीनारी। ठीक है, ही वाज अ वेरी कैपेबल लीडर एंड ही वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू कैप्चर द एरिया ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज डेक्कन बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सदर्न इंडिया डेक्कन कैंपेन से रिलेटेड है। ठीक है, यस, दाग कैंपेन, दिस वाज द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। यू नो वेरी वेल कि जो लोग थे वो अच्छे घोड़े अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेते थे और आर्मी को खराब घोड़े दे दिया करते थे। एंड दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी कि ऐसा नहीं होगा। ही स्टार्टेड अ सिस्टम व्हिच वाज नोन एज दाग सिस्टम, है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। एंड चेहरा, दैट इज सोल्जर्स का क्या है? आइडेंटिटी कार्ड, डिस्क्रिप्शन कि भाई कौन सोल्जर मेरी आर्मी में है। ओके, सो दीज वर द systems which were introduced by Alauddin Khilji. So this was all about the questions that we discussed today.
100 से ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए, 103 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस टुडे, और इससे बहुत ज्यादा क्या है पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की आपके एग्जाम में। वी विल कंटिन्यू दिस ऑन रेगुलर बेसिस एट 7 o'clock, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है इस वीडियो को रेगुलरली देखना है टिल द टाइम योर एग्जाम इज नॉट ओवर, ठीक है। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।